नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम बात करेंगे कोरोना की वजह से कारोबार पर कितना असर पड़ा है, कोरोना की दूसरी लहर से कारोबारियों को कितना नुकसान हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रतिबंधों के कारण करीब 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कारोबार का नुकसान हुआ है। इसमें से करीब 3.5 लाख करोड़ का रिटेल और 1.5 लाख करोड़ रुपए के थोक कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान है। बीते 25 दिन में अकेले राजधानी दिल्ली में 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। कैट ने अलग अलग राज्यों के व्यापारी संगठनों से बातचीत कर यह अनुमान लगाया है। संगठन का आकलन है कि कोरोना के खौफ से देश भर में लगभग 80% लोगों ने बाजारों में खरीदारी के लिए आना बंद कर दिया है। अब सवाल है कि ऐसे में कारोबारी कैसे करेंगे अपना काम। कोरोना के कहर से कि कितना हुआ कारोबारियों को नुकसान, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की मार कारोबारियों की कमर तोड़ रही है। कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों को लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने पड़े हैं, जिसका सीधा असर कारोबारियों पर पड़ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का मानना है कि 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के दौरान इन प्रतिबंधों के चलते देश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार प्रभावित हुआ है। कैट का कहना है कि 5 लाख करोड़ रुपए में से 3 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान रिटेल कारोबार को हुआ है, जबकि बाकी 1 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान थोक कारोबारियों को हुआ है। व्यापार में नुकसान का ये आंकड़ा देश के 14 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार के प्रमुख व्यापारी संगठनों की ओर से बाजारों की स्थिति, कोरोना प्रतिबंध और ग्राहकों की खरीदारी स्वभाव के आधार पर इकट्ठा और अनुमानित किया गया है। दिल्ली में ही करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें रिटेल कारोबार का हिस्सा 15,000 करोड़ रुपए और थोक का 10,000 करोड़ रुपए है, जबकि आम जरूरत का सामान लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग सिर्फ अपने घर के नजदीकी दुकान तक ही जा रहे हैं। राज्यों में रात के कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन को लागू करने के कारण सामान्य उपभोक्ता के मन में भय पनप गया है। वैसे व्यापारियों के संगठन कैट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने कहा है कि मौजूदा आंकड़े से पता चलता है कि स्थिति काफी चिंताजनक है। वहीं कैट ने ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से शिकायत की है। संस्थान ने आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट गैर जरूरी सामानों की बिक्री करके अनुचित फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कारोबार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आखिर कोरोना के कहर से ये कारोबारियों को कितना नुकसान हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपकी प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। परवीन खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं कैट के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करूंगी परवीन जी आपसे और ये पूछना चाहूंगी कि कोरोना काल में अब तक भारत को कितना नुकसान हुआ है कारोबार में। देखिए, जैसा अभी आपने अपनी रिपोर्ट में स्वयं बताया कि 25 दिनों का जो आकलन हमारे रिसर्च बॉडी ने किया था जी, उसके अनुसार लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत के व्यापार को हो चुका है। और अगर हम 5 लाख रुपए का आंकड़ा माने तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान सभी सरकारों को राजस्व के रूप में हुआ है। तो कुल मिलाकर के कोरोना की जो वर्तमान में स्थिति है, अगर उस पर काबू नहीं पाया गया तो धीरे धीरे करके व्यापार कम होता रहेगा और नुकसान बढ़ता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरत की बात की है कि कोरोना की चेन को किसी भी प्रकार से तोड़ा जाए। जी बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां हैं क्योंकि कारोबार एकदम से ठप है। मैं अब प्रोफेसर अरुण कुमार के पास जाना चाहूंगी और पूछूंगी कि जिस तरह प्रोफेसर अरुण, कारोबार ठप पड़ा हुआ है एक साइड क्योंकि कई सारी चुनौतियां हैं इस टाइम भारत के सामने, और ऐसे में कारोबार के ठप होने से जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। तो अब तक अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है, और अगर मैं भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो क्या आपके हिसाब से क्या होगी?
देखिए, लॉकडाउन इस समय बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा, क्योंकि लॉकडाउन कोई मतलब इस मर्ज का इलाज नहीं है, लेकिन वो जो लोग मिलना जुलना करते हैं वो खत्म हो जाता है, और उससे होता यह है कि फिर जो ट्रांसमिशन कम हो जाता है और डिजीज कम हो जाता है। तो ये जो हमारा मेडिकल सिस्टम जो फेल कर गया है जी। उसमें मदद मिलती है उसको जो डील करने में, टाइम मिल जाता है मेडिकल सिस्टम को रैंप अप करने में, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज वगैरह है उससे। तो देश में हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया तो ये डिजीज बढ़ता जा रहा है, और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे छोटे शहरों में, गाँव में तो टेस्टिंग हो नहीं रही है। तो अभी जो 3,80,000 का आंकड़ा आ रहा है जो डेली का, वो मेरा मानना है कम से कम 5 गुना या 10 गुना ज्यादा होगा अगर हम सब जगह टेस्टिंग कर पाते। तो समस्या बहुत ही भयंकर हो गई है, क्योंकि जो गांव में और छोटे शहरों में अस्पताल तो है नहीं, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। मैंने अपने ड्राइवर से बात किया था जो बेचारा अपने गांव वापस चला गया है, मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में। वो कह रहा था हर घर में कम से कम 1-2 लोग बीमार हैं और पता नहीं कि क्या है, क्योंकि टेस्टिंग कुछ नहीं है। उसी तरह हमने आजमगढ़ में बात किया, वहां पे भी यही खबर आई। तो जो छोटे शहर वगैरह है वहां तो हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि पिछले बार तो हमने जब मार्च पे जो लॉकडाउन लगाया था उस समय महज 200-300 केस प्रतिदिन थे, और फरवरी में जब ये केस बढ़ रहा है तब 10 लाख केसेस पर डे के करीब थे। ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन हमने किया नहीं है, और इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर ज्यादा पड़ने वाला है इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में। और जैसे कि प्रवीण जी बता रहे थे कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से ठप होने के कगार पे है, जगह जगह लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, जिसमें फैलाव है। हमारी अर्थव्यवस्था अगर ये मान के चले कि 200 लाख करोड़ की है, तो प्रति हफ्ता करीब 4 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन होता है। और अगर आप देखें तो एक महीने में करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन जो है वो असर पे हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा बंद हो गया, ये एसेंशियल प्रोडक्शन तो चल ही रहा है। तो उसको मान ले कि 25% एसेंशियल है, तो 7.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस ठप गया इस समय एक महीने में। और ये क्योंकि जब वेव लंबी चलेगी, क्योंकि इस समय जो वैक्सीनेशन की हमारे पास पूरी वो है नहीं, वैक्सीन है नहीं, सब वैक्सीनेशन कर नहीं पाएंगे अगले 10-12 महीने तक। इसलिए मेरा मानना है कि ये वेव चलती रहेगी, और जो हम सारा एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जल्दी। तो इसका असर जैसे पिछली बार आप देखें तो हालांकि सरकार कह रही थी कि 8% की गिरावट है साल की, मेरे अनुसार पिछले साल ही 29% की गिरावट थी। तो इस बार भी मेरा मानना है कि करीब 20 से 30% के करीब गिरावट रहेगी अर्थव्यवस्था में। यानी 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अगर 25% भी गिरी, आप ये देखिए कि करीब कोई 160 लाख करोड़ रुपया उससे भी कम हो जाएगी। तो 40-50 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ जाएगा अर्थव्यवस्था। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने मेडिकल सिस्टम की भी बात की। अब मैं प्रवीण जी से पूछना चाहूंगी कि मेडिकल सिस्टम पर ही अब मुझे लगता है कि कारोबार पूरा निर्भर हो गया है, लेकिन जिस तरह से मेडिकल सिस्टम इस टाइम चरमराया हुआ है, मेडिकल व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, ये काफी लंबा खिंच सकता है। तो कब तक इसका असर पड़ा रहेगा और क्या तरीके हैं इससे निपटने के लिए, उभर के आने के? शिवानी देखिए, मैं अरुण जी का बहुत सम्मान करता हूँ जी, और अरुण जी ने जो बातें बताई हैं वो वास्तविकता और धरातल पर आधारित है जी। आज हमारे व्यापारी यदि दुकान खोल ले और अगर किसी व्यापारी को, उसके कर्मचारी को अथवा उसके ग्राहक को यदि कोरोना का संक्रमण हो जाए, तो आज हमारे पास क्या दिल्ली में ऐसी स्थिति है कि हम उसको एक बेड प्रदान कर पाएंगे, हम उसको ऑक्सीजन दे पाएंगे, हम उसको दवाइयां दे पाएंगे, हम उसको वेंटिलेटर दे पाएंगे, हम उसको डॉक्टर उपलब्ध करा पाएंगे, हम उसको पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करा पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में मेडिकल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, खत्म हो गया है। और आज व्यापारी का, देखिए हम व्यापारी हैं, हमको दुकान कहीं भी शोध नहीं होता जी, लेकिन आज दुकान से ज्यादा दुकान बड़ी हो गई है। आज अपने एक व्यक्ति का 5 व्यक्ति खाने वाले हैं जी, अगर हमारे वाले व्यक्ति से कोरोना होता तो क्या हमारे पास व्यवस्था है कि हम उसकी देखेंगे? दुख होता है ये देखकर। रोज मेरे पास 60-70 हैं दिल्ली पर पूरे कोई ऑक्सीजन का, कोई अस्पताल में जानता है। हम हैं
हमको लाचार कर दिया। हम चाहकर जी। किसी मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा मंजर ने कभी सोचा नहीं। तो यही दुकानों के साथ में है। हमारी दुकानों पर 50-20 जो ग्राहक आते उनको हम नहीं जानते। जी। अगर उनमें से कोई कोरोना करके आया, अंदाजा लगा सकती हो। अरुण कुमार जी बता रहे थे ये कम्युनिटी मोड में चला गया है। और अगर एक व्यक्ति आज सारे परिवार, उस परिवार में काम लोगों को हो रहा है कि मिलने जुलने वाले लोग, तो जिस कोरोना तोड़ना चाहिए जी। वो कोरोना की चेन टूटेगी नहीं। तब तक वो टूटेगी नहीं, तब तक कोरोना टूटेगा नहीं। तो निश्चित रूप से है कि लॉकडाउन दूसरा कोई चारा है। हमारे दिल्ली तय किया है, यदि दिल्ली सरकार करती है शाम को 5 बजे के ऊपर मीटिंग बुलाएगी, जी। तो फिर दिल्ली में निश्चित रूप से लॉकडाउन। जी बिल्कुल, आपने कहा कि लॉकडाउन जरूर लगना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन भी इसमें काम करेगा। लेकिन जिस तरह इस वक्त वैक्सीनेशन आप सुन रहे होंगे, कई राज्य कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है और 18 साल से कल से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर भी हम लोग उतना उत्पादन शायद नहीं कर पा रहे हैं जितना कर सकते थे। लेकिन आपको क्या लगता है, प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वैक्सीनेशन इसमें एक बड़ा रोल निभा सकता है? जिस तरह लॉकडाउन एक बड़ा रोल निभा सकता है उसी तरह, लेकिन हम उस स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी जल्द से हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए, वैक्सीनेशन एक हल तो जरूर है, लेकिन उसमें कम से कम 12 महीने लगेंगे हर्ड इम्यूनिटी में। बिल्कुल। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है 60% लोगों को आप जब वैक्सीनेशन कर देंगे तो हमारे देश के करीब 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोग हैं, तो यानी 84 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। 2 डोज देना होगा तो 168 करोड़ हमें डोजेज लगाने पड़ेंगे। तो जब तक कि हम 15-20 करोड़ प्रति माह नहीं लगाते, तब तक हम 12 महीने में वहां नहीं पहुंचेंगे। और हमने बहुत ही ढील बरती। हमने जनवरी में जब 15 तारीख को शुरू किया तो 1.5 महीने में 1 करोड़ का टारगेट रखा, जबकि हमें 10 करोड़ का टारगेट रखना चाहिए था और उसको जल्दी से 4 महीने के अंदर 20 करोड़ पर रैंप कर देना चाहिए था। हमने जनवरी 10 तक ऑर्डर नहीं किया सीरम इंस्टीट्यूट को कि वहां कितने डोज देंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ये कह रहा था कि हमारे डोज अप्रैल तक खराब होने लगेंगे। तो हमें जुलाई से तैयारी करनी चाहिए थी, जैसे कि यूरोप में और अमेरिका में देशों ने तैयारी की थी। उन्होंने बिलियंस ऑफ डोजेज ऑर्डर कर दी थी तरह तरह के और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे। हमने वो कुछ नहीं किया, तो तैयारी हमारी नहीं थी। अब इस रफ्तार से जो हम चल रहे हैं, इस रफ्तार से तो 18 महीने में भी हमारा जो वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो इस समय तो समस्या तो अभी की है ना, तो इसलिए लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। वैक्सीनेशन आप बढ़ाइए, जल्दी बढ़ाइए, लेकिन वो 12 महीने 15 महीने में असर करेगा, तो तुरंत नहीं करेगा। तो इस समय तो सिर्फ लॉकडाउन ही एक बचता है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। जितने केसेस हैं उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा जो केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, वो हमारी टेस्टिंग नहीं है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय आर्मी को बुला लेना चाहिए। जैसे प्रवीण जी बता रहे थे कि जो इस समय अस्पतालों में जगह नहीं है, ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल नहीं है, क्रिमेशन ग्राउंड में जगह अवेलेबल नहीं है, तो आर्मी को बुला के लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट आर्मी से लेनी चाहिए। उनके फील्ड अस्पताल लगा देने चाहिए जगह जगह पे, जिससे कि और कुछ हो सके। तो इस समय हम जैसे आर्मी को बुलाते हैं पीस टाइम पे जब कहीं दंगे होते हैं, और इस समय तो हालात के युद्ध से भी बदतर हैं। इस समय तो हमें पुलिस और आर्मी की ट्रक्स का इस्तेमाल करते हुए सामान मुहैया कराना चाहिए गरीब लोगों को, उनको डिस्पर्स करना चाहिए, तरह तरह से उनकी लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट लेनी चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री को इस समय एक काउंसिल सेटअप कर देनी चाहिए अपने नीचे चीफ मिनिस्टर को बुला के। तो चीफ मिनिस्टर एक काउंसिल में रहे, जिससे कि सारे राज्यों में एक कोऑर्डिनेशन हो सके। अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स चल रही है कि एक राज्य कुछ कह रहा है, दूसरा राज्य कुछ कह रहा है, और कहीं पे जो कुछ और हो रहा है। तो एक मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए सारी नेशन वाइड। इस समय हम पॉलिटिक्स को भूल के नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन करके, ये समस्या इतनी गंभीर है, नहीं तो इसके परिणाम आगे 10 साल तक पड़ते रहेंगे। तो अभी जब एक और सिचुएशन मानते हुए तो आर्मी का भी कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल भी, और चीफ्स जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है उनके अंदर एक चीफ सेक्रेटरीज की काउंसिल होनी चाहिए, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला कोऑर्डिनेट करे। ऑक्सीजन का मामला है, मेडिसिन का मामला है, अस्पतालों का मामला है, ये सब कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक तरह से वॉर सिचुएशन में हैं हम।
जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री को इस वक्त एक काउंसिल बनाना चाहिए। परवीन खंडेलवाल, आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी सर ने कहा, जैसा कि प्रोफेसर अरुण ने, कि 1 करोड़ का हमने टारगेट रखा था जनवरी में जब हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था, लेकिन हमको टारगेट रखना है कि 1 महीने में हम 15 से 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो है उनको अर्थशास्त्रियों का, जो प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों का है, उनकी एक साथ एक मीटिंग करनी चाहिए और पूरी व्यवस्था कोऑर्डिनेशन के साथ बैठाकर, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी अर्थव्यवस्था बचाना, अगर वो बची रहेगी तो स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हो सकेंगी और बाकी कामों में भी हम और अच्छा बेहतर कर सकेंगे। शिवानी, मैं अरुण जी के बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। देखिए, जिन अर्थशास्त्रियों के बारे में आपने जिक्र किया, यह हमारे देश की विडंबना है कि जब भी हम अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं तो हमें वो लोग याद आते हैं जो लोग हार्वर्ड से या बाहर से पढ़े हुए, हम मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं। हकीकत यह है कि उनको हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत से मालूम ही नहीं है जी। हाँ, अगर सलाहकार के रूप में प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे जो लोग जमीन से जुड़े हैं, अगर वो रहते हैं तो निश्चित वो सलाह ऐसी देते जो सलाह हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई होगी। दूसरी बात जो प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने कहा, सेना को बुलाना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि अभी 3 पहले जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी थी सभी राज्यों, उसमें एक रीजन ये भी था कि राज्यों को लोकल स्तर जो बॉडीज है उनको विश्वास काम करना चाहिए। पिछले 1 महीने से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि देश में 4,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठन जो देश जिले में, कस्बे में, गांव में, घर में, शहर में, वो सारे के सरकार की तैयार है। लेकिन उसके लिए हमें मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। ना तो सुनती है और ना कोई राजनीतिक सुनता है। तो अगर इन लोगों ने, सरकारों ने अपने डील करना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये कोरोना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के आधार पर ही है। जब तक हम नहीं करेंगे तो, और ये सेल्फ स्वीकार नहीं कर सकते, ये सेल्फ पॉलिसी ट्रेड एसोसिएशन कर सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर कर सकते हैं, तो हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई राज्य, और मैं तो विशेष सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को और जितने अधिकारी हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो बैठते हैं, उनके राज्य में केस तो उन्होंने क्यों नहीं अपनी योजना, आज दिल्ली में मंत्री कह रहे हैं कि मैं 18 मंगवाऊंगा, यही काम आप 2 महीने में क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आप देती है जिम्मेदारी, मेरा तो इन सब लोगों के कड़े से कड़ा मुकदमा और इन लोगों को देनी चाहिए। हमारे किसी एक जीएसटी या इनकम टैक्स हो जाती है, हमारे ऊपर करके हम देते हैं, और लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, थोड़े समय से अपनी जिम्मेदारी, तो क्या उनको दंडित? ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय और खराब आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। और प्रवीण जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास इस टाइम मजदूर इधर उधर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारोबारों पर इसका असर पड़ रहा है, वहीं उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ मैंने इससे पहले जो हमने रिपोर्ट चलाई थी उसमें भी देखा था कि ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं क्या उससे ऑफलाइन या कारोबार पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता दिख रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्षों से पूरे देश में व्यापारियों को ये समझा रहे हैं कि ई कॉमर्स एक विकल्प दूसरा है जिस पर तेजी से ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। आपके मार्केट में आने की बजाय लोग ई कॉमर्स पर जा रहे हैं जी। तो आपको ई कॉमर्स के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, और उसके लिए हम बहुत जल्द
भारत ई मार्केट करके एक ई कॉमर्स का पोर्टल लेकर के आ रहे हैं जो अब तक जाना चाहिए। तो ये के कारण से हमारी प्लानिंग है जिसमें हम सभी व्यापारी जोड़ेंगे और उसके माध्यम से फिजिकल दुकान और ई कॉमर्स में भी दुकान। तो ई कॉमर्स हमारी हमें इसको आज अपनाए तो जी बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर स्थितियां इसी तरह रही, क्योंकि 1 साल से हम ये चीजें झेल रहे हैं, कोरोना काल अब भी खत्म नहीं हुआ है, आप क्या देखते हैं आगे आने वाला जो भारत का अर्थव्यवस्था का भविष्य होगा वो कैसा होगा? देखिए, बीच में लगा था कि शायद हालात सुधर रहे हैं, अर्थव्यवस्था शायद पटरी पे आ जाए, लेकिन मेरा मानना है कि जनवरी में भी अर्थव्यवस्था कम से कम 10% डाउन थी। और जैसे प्रवीण जी कह रहे थे, हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े तो हमारे जीडीपी में काउंट ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो डेटा आता ही नहीं है, और खासकर क्वार्टरली डेटा तो सिर्फ कुछ संगठित क्षेत्र के ही आधार पे बनाया जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही काफी डाउन थी, और उसकी वजह यह थी कि हमारा जो कंजम्पशन था वो गिर गया था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो आरबीआई रिपोर्ट निकालती है वो संगठित क्षेत्र में 105 था, 2019 में वो 55 पे आ गया था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जबरदस्त गिर गया था। और जो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था इंडस्ट्री का वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में गिर गया था 10% जनवरी में। तो अभी तो और भी ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि इस समय तो और भी भयंकर स्थिति है। तो इसलिए ये जो लग रहा था कि शायद इस साल रिवाइवल हो जाए, वो मुझे लगता है कि अगले 2 साल तक भी रिवाइवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो वेव है वो लंबी चलेगी। जैसे मैंने कहा था कि पिछली वेव शुरू हुई थी 200-300 केसेस पर डे से, और फिर वो करीब 1 लाख केस तक पहुंची थी मिड सितंबर में। अभी तो फरवरी से वेव शुरू हुई है करीब 9,000-10,000 केसेस पर डे से, क्योंकि उसके मुताबिक जो पिछले साल के मुताबिक तो 30 गुना ज्यादा है। तो इसलिए ये वेव लंबी चलेगी, क्योंकि इस बार ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, फैल गया है। तो वैक्सीनेशन भी 15-18 महीने तक जो हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट कर पाएगा इस रफ्तार से। तो इसलिए मेरा मानना है कि वेव ज्यादा लंबी चलेगी, और इस बार लॉस भी ज्यादा हो जाएगा कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोगों के यहाँ जो डेथ हो रही है उससे तो हताशा और निराशा का जो एक माहौल फैल गया है, उससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाएगा। जैसे प्रवीण कह रहे थे कि लोगों ने दुकान पे जाना बंद कर दिया है, लोग मतलब जा नहीं रहे हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं, जो निकलता है उसको डिजीज हो जा रहा है। तो जब तक ये स्थिति संभलती नहीं है, मुझे लगता है इसमें काफी समय लगेगा। और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे प्रेजेंट करता है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे ट्रेडर, उनको और ज्यादा असर है, क्योंकि आमदनी कम हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 1 साल में, उससे पहले भी वो बढ़ता चला जा रहा था। तो उसका भी असर जो हमारे जो छोटे छोटे व्यापारियों पे, ट्रेडर्स वगैरह पे है, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, वहां से डिमांड कम हो रही है। तो डिमांड पहले ही आप देखिए 2019 में रेट ऑफ ग्रोथ गिर गया था, 3.1% पे आ गया था। 8 क्वार्टर पहले वो 8% पे ग्रोथ की। तो पहले ही जो परेशानी थी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी इस समय, और जब वो बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था कैसे दोबारा पटरी पे आएगी? जब 94% लोग जो असंगठित में काम करते हैं उनकी आमदनी कम हो जाएगी, उनका रोजगार कम हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पटरी पे कैसे आएगी? तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है इस समय। सरकार को जो है परचेजिंग पावर पंपिंग करनी चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए। खासकर जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाएगा तो वो तो ई कॉमर्स पे जाएगा नहीं, वो तो दुकान पे ही जाएगा। तो जब आम आदमी के हाथ में पैसा जाएगा तो फिर जो हमारा ट्रेड का भी रिवाइवल होगा, व्यापारियों का भी रिवाइवल होगा, किसानों को भी जो असर पड़ रहा है इसमें उससे भी जो बेहतरीन होगी। इसलिए इस समय सरकार को बहुत ही पॉजिटिवली सामने आना चाहिए और अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाए उसके लिए अभी से कार्यक्रम करना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में बाइडेन साहब ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, $4 ट्रिलियन का पैकेज बात की है। जैसे ही वो आए थे तो $1.9 ट्रिलियन यानी कि जीडीपी का 30% खर्च करना चाह रहे हैं इस सारे रिवाइवल पे। हमारे देश में जो जीडीपी का सिर्फ 2% हमारे पैकेज दिया था, बाकी तो सब लोन और क्रेडिट था। तो बिजनेस बंद होगा तो लोन और क्रेडिट से कैसे चलेगा काम? तो लेगा नहीं लोन क्रेडिट। तो इस परचेजिंग पावर कंपेयर करने के लिए सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। मेरा मानना है कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए देना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। समय तो आदमी को देखना है, ना कि फिस्कल डेफिसिट को देखना है। बिल्कुल, तो सरकार का रोल यहाँ पर बहुत बड़ा है। और प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रवीण खंडेलवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, उन तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो हमने जाना कि
कोरोना काल में लगातार कारोबार पर असर पड़ रहा है, लेकिन इससे कैसे निपटा जा सके इस पर हमने चर्चा की और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।